देखो ग्रेविटेशन में सीबीएसई में 9th क्लास में था ये, और स्टेट बोर्ड में अपना 10th क्लास में था ग्रेविटेशन। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन मतलब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जो लॉ है ये हर कहीं पे वैलिड है ना, हर कहीं पे वैलिड है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कि कोई भी दो पार्टिकल है, मान लो एक का मास है m1, ये दूसरा पार्टिकल है इसका मास है m2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r के बराबर इनके बीच में डिस्टेंस है, और ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। तो लॉ क्या है भाई कि ये जो पार्टिकल है ये m1 को m2 अपनी तरफ खींच रहा, दिस इज द फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1। एंड हम यहाँ पे ये जो फोर्स है ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब मैग्नीट्यूड को मैंने एफ जी से डिनोट कर दिया, ये जो सबस्क्रिप्ट लिखा मैंने ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण लिखा मैंने, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑन 1/2 का मैग्नीट्यूड या फिर फोर्स ऑन 2/1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय कितना? r स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आप यहाँ पे लगाओगे, इट इज g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू होती 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। यूनिवर्सल मतलब ये जो वैल्यू है इट इज इन ऑल मीडियम, इन ऑल मीडियम, ये सभी मीडियम में इसकी वैल्यू ये रहेगी। कोई भी मीडियम हो, सभी मीडियम में इसकी वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, ये कहीं पर चेंज नहीं होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सभी मीडियम में ये वैल्यू कैसी होती है? फिक्स होती है। कितनी होती है? इन ऑल मीडियम इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी मीडियम हो, और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इट इज लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला फोर्स इधर आएगा या ये फोर्स ऐसा होगा, ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग है। एंड मान लो ये वैल्यू अगर सपोज 10 न्यूटन की है, मान लो ये वैल्यू 10 न्यूटन की, कि भाई ये फोर्स 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन से इधर पे अट्रैक्ट हो रहा है, देन ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी? सो दिस इज आल्सो 10 न्यूटन। तो अगर ये 10 न्यूटन है तो फिर ये भी 10 न्यूटन होगा, ठीक है। और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से भी ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रख दिया, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके अगर हमने रख दिया है तो ये दोनों पार्टिकल पे फोर्स कैसा लगेगा? दिस इज फोर्स ऑन 1/2 एंड स्प्रिंग की जो लेंथ है इट इज L + x। L उसकी नेचुरल लेंथ है और आपने स्प्रिंग को खींच के रख दिया है, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये फोर्स कौन सा है? इट इज F21। ये फोर्स कौन सा? kx के बराबर है। kx मतलब यहाँ पे कौन सा हो गया? ये स्प्रिंग फोर्स। अगर आपने स्प्रिंग को खींच के रख दिया, दोनों ब्लॉक को स्प्रिंग क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1, एंड इसकी वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे? kx के
बराबर इसकी वैल्यू, ये अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स ना रिपल्सिव भी हो सकता है, आप कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो ये दोनों बॉक्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया यहाँ पे, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये फील्ड फोर्स है, दिस इज फील्ड फोर्स। मतलब कांटेक्ट पे किसी की जरूरत नहीं है फिर भी लग रहा है, ये फील्ड फोर्स है। जबकि ये अगर स्प्रिंग नहीं रहेगी तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे स्प्रिंग फोर्स के थ्रू, स्प्रिंग के कारण ये अट्रैक्ट हो रहा है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ खींचते हैं बिना कुछ अटैच किए, बिना स्ट्रिंग लगाए, बिना स्प्रिंग लगाए, ये फील्ड फोर्स होता है। ऐसे ही अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात कर लें, ये Q1 है, ये Q2 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये भी फील्ड फोर्स है। क्योंकि बीच में आप कनेक्ट करने के लिए कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बिना कनेक्ट वे भी एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं थ्रू फील्ड, तो ये भी फील्ड फोर्स है। और अगर आप इसको देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ज पार्टिकल के बीच में, इट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मैग्नेट के लिए देखोगे तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड सपोज दिस इज साउथ पोल एंड इट इज नॉर्थ पोल, तो ये दोनों मैग्नेट भी एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1, ये भी फील्ड फोर्स हो गया, ये भी फील्ड फोर्स है, ये भी फील्ड फोर्स है, लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बट ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये फील्ड हो गया, ये भी फील्ड फोर्स हो गया है ना। मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही या रिपेल कर रही, ये भी फील्ड फोर्स हो गया यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं भाई इसकी प्रॉपर्टीज की, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, दूसरा ऑलवेज अट्रैक्टिव, मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, ये मीडियम इंडिपेंडेंट हो गया, ऑलवेज अट्रैक्टिव, वीक एंड लॉन्ग रेंज फोर्स, वीक एंड लॉन्ग रेंज फोर्स है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी अगर अपन देखें, एक्ट ऑलवेज अलोंग लाइन जॉइनिंग, एक्ट ऑलवेज अलोंग लाइन जॉइनिंग, एक्ट ऑलवेज अलोंग लाइन जॉइनिंग, मतलब जो एक्ट है ये हमेशा लाइन जॉइनिंग की तरफ लगेगा, इसलिए आप इसको सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हो, सेंट्रल फोर्स है, हमेशा ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है, जो फोर्स लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेंगे इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। कि भाई हाँ ये कौन सा फोर्स है, यहाँ पे ये सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये हमेशा एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग लगते हैं, तो आप इसको सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हो। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की, मीडियम इंडिपेंडेंट है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जबकि यहाँ पे जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये जो कांस्टेंट के है, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, अलग अलग मीडियम पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स में, ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, इसकी वैल्यू हर मीडियम में कैसी रहेगी, एक जैसी होती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। अब आप डिस्टेंस को भी अगर फिक्स कर लो, तो अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, वहां पे अगर आप पानी भी भर दोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वही रहेगी। आप वहां पे बीच में कागज भर दोगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वही रहेगी। सॉरी, आप वहां पे ग्लास भर दोगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यही रहेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मीडियम इंडिपेंडेंट होती है।
तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ये फील्ड फोर्स हो गया, ये भी फील्ड फोर्स हो गया, ये भी कैसा हो गया, फील्ड फोर्स हो गया। हमने पढ़ा था 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। 4 कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस? एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। तो नेचर में जो सबसे स्ट्रांग होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, बट इट इज वेरी शॉर्ट रेंज। फिर दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये स्ट्रांग फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज भी है ये। फिर वीक फोर्सेस न्यूक्लियर इंटरएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी, बट दे आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेचर में पाए जाने वाला ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। और एवरी अदर पार्टिकल अट्रैक्ट एनी अदर पार्टिकल। ये पेन, ये 3 पेन है जैसे, तो ये 3 पेनों में भी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर मैं इनको छोड़ दूं तो ये तीनों नीचे आएंगे, क्योंकि इनमें आपस में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कंपैरिजन में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत ज्यादा है, डोमिनेटिंग है, इसलिए ये नीचे आते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम स्पेस पे अगर इन दोनों पेन को छोड़ दें तो ये दोनों पेन क्या होंगे स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, दोनों पेन छोड़ोगे तो इनकी तो ग्रेविटी रहेगी आपस में खुद की, तो फिर ये अट्रैक्ट करने लगेंगे वहां पे स्पेस पे, समझ गए ना। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक है बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पेन है, ये दोनों पेन आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बट ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी वो ज्यादा पावरफुल है इनकी ग्रेविटी के कंपैरिजन में। मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा पावरफुल है। उसका रीजन है अर्थ का मास। एक्चुअल में ये जो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो ये फोर्स आपको तब ऑब्जर्व होगा जब ऑब्जेक्ट का मास इसको खत्म करेगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू को कंपनसेट करेगा, तब अपने को वो फोर्स उतना फील होगा। तो अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग 10⁻23 kg के आसपास। तो ये वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाती है, इसलिए हमको अर्थ की ग्रेविटी फील होती है। और हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, मैं हूँ, आप हैं, फैन है, व्हाइट बोर्ड है, कोई भी है, इनकी ग्रेविटी हमको फील नहीं होती। बट सभी पार्टिकल अपनी ग्रेविटी जनरेट करते हैं। इवन मेरी बॉडी से भी ग्रेविटेशनल फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड है, मेरी बॉडी की भी ग्रेविटी, आपकी सबकी बॉडी की ग्रेविटी है, पेन की भी ग्रेविटी, ढक्कन की भी ग्रेविटी है, हर चीज की ग्रेविटी है, बट ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, हो गया, हो गया क्या? हेलो, हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसका। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक पार्टिकल है, इसका मास m1, ये एक पार्टिकल है, इसका मास m2, ये एक पार्टिकल है, इसका मास m3, ये एक पार्टिकल है, इसका मास m4, और ये इनकी सभी की लाइन ज्वाइनिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये सभी की लाइन ज्वाइनिंग हो गई। अब अगर हम देखें कि भाई m1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, m1 को m2 अपनी तरफ खींच रहा है, दिस इज फोर्स ऑन 1/2। m1 को m2 अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे ही m1 को m3 भी अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स ऑन 1/3। ये भी अपनी तरफ खींच रहा है m4, दिस इज फोर्स ऑन 1/4। ऐसे दूसरा m2 पे भी फोर्स लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन 2/1, दिस इज
फोर्स ऑन 2/4, दिस इज फोर्स ऑन 2/3, ऐसे इस पे भी फोर्सेस आ रहे, दिस इज फोर्स ऑन 4/2, दिस इज फोर्स ऑन 4/1, दिस इज फोर्स ऑन 4/3। एवरी पार्टिकल, हर एक अपने आस पड़ोस में जितने भी पार्टिकल सबको अट्रैक्ट करते, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते। फोर्स ऑन 3/1, फोर्स ऑन 3/4 एंड दिस इज फोर्स ऑन 3/2। ठीक है, ये पूरे, तो हर एक पार्टिकल अपने नियर में, अपने नेबरहुड में जितने भी पार्टिकल होते हैं सभी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अगर मुझे m1 पे नेट फोर्स निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ को कोई इधर खींच रहा है और ये वाले हाथ को कोई इधर खींच रहा है ना, पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो पेन वाले हाथ को कोई इधर खींच रहा है, ये वाले हाथ को कोई इधर खींच रहा है, तो मेरा रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, बीच में आएगा ना कहीं पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो सिमिलरली इस पे अगर हमें नेट फोर्स निकालना है m1 पे, तो m1 पे नेट फोर्स कितना जाएगा, सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन m1, सो इट इज f1 वेक्टर, तो यहाँ पे ये आएगा वेक्टर सम f12 प्लस f13 प्लस f14। क्या करना है यहाँ पे, इन तीनों का वेक्टर सम करना है, नॉट द स्केलर सम, वेक्टर सम करना, हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है कि भाई इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वेक्टर सम करना है। सिमिलरली आल्सो नेट फोर्स ऑन m3 अगर निकालना है, भाई इस पे नेट फोर्स कितना है, तो सम ऑफ फोर्सेस f3 पे टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहा है, सबका वेक्टर सम f31 प्लस f32 प्लस f34। ठीक है, ये इनका सम, सभी का सम करना, वेक्टर सम करना, नॉट द स्केलर सम। और इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं कि किसी पार्टिकल पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करना, हमें इस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल जितने भी फोर्सेस हैं, सभी का वेक्टर सम करना है, नॉट द स्केलर सम, वेक्टर सम हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो मुझे F12 कैलकुलेट करना है, तो F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस मान लो r12 है, तो इट इज r12 का होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इनकी वैल्यू बराबर है, बस ये दोनों अलग अलग पे लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लो मैं इसको पूरे को सिस्टम कंसीडर कर लूं, ये पूरा सिस्टम है चारों को मिला के, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 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 तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लिए अगर सिस्टम है तो। लेकिन अगर मैं मान लो M4 को इस सिस्टम का पार्ट नहीं मानता, कि सपोज ये इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो अब इस सिस्टम का पार्ट ये 3 है, तो फिर इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स देखो कौन कौन से आ रहे हैं। अगर ये 3 इस सिस्टम का पार्ट है, तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो कैंसिल नहीं होगा, ये एक्सटर्नल हो गया जो कैंसिल नहीं होगा, ओ सॉरी, ये एक्सटर्नल हो गया इस सिस्टम पे जो कैंसिल नहीं होगा, ये एक एक्सटर्नल हो गया जो कैंसिल नहीं हो रहा है ना। 1 मिनट, ये पूरा हमने सिस्टम किसको मान लिया, यहाँ पे हमने पूरा सिस्टम मान लिया M1, ये सपोज हमारा सिस्टम है ऐसा, ये एक सिस्टम मैंने लिया, दिस इज सिस्टम 2, और एक सिस्टम हमने लिया जिसमें चारों को मान लिया, हमने चारों को हमने अगर सिस्टम मान लिया, दिस इज सिस्टम 1, तो सिस्टम 1 में नेट फोर्स कितना है, 0, लेकिन सिस्टम 2 पे नेट फोर्स 0 नहीं है, सिस्टम 2 ये वाले फोर्सेस हो गए, तो सिस्टम 2 पे ये एक्सटर्नल हो गया एक, ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, किसको इंटरनल बोलते हैं किसको एक्सटर्नल बोलते हैं, अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं उस पर अभी यहाँ पे नहीं जाऊंगा। और फोर्सेस हमेशा कैसे आते हैं, पेयर पे आते हैं, F12 और F21 क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके भी बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करना आपको।
और फिर अगर आपको ए पर नेट फोर्स निकालना तो ए पे नेट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो ये वेक्टर सम करना है हमें, स्केलर सम नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट हो गया। ले लीजिए, यस सर। आगे बढ़ता हूँ, पेज नंबर 3। नेक्स्ट है फिर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर क्वेश्चन करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेक्टर फॉर्म कैसे देखना है। अच्छा, ये चैप्टर ना ग्रेविटेशन चैप्टर, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल सिमिलर है वो भी, ठीक है। लगभग इसका 50% कॉन्सेप्ट आपको वहां पे मैच करते हुए मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ना, ये सिमिलर चैप्टर मिलेंगे आपको। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका मास है एम ए, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स ए, वाई ए एंड जेड ए। यहाँ पे एक पार्टिकल लिया मैंने, इसका मास है एम बी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स बी, वाई बी एंड जेड बी। ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग हो गई, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है यहाँ पे, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये हो गया, दिस इज आर। और अब हम यहाँ पर दिस इज आर ए वेक्टर, दिस इज आर बी वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर लिया हमने, ये कौन से वेक्टर हो गए इनके, ये ए का पोजीशन वेक्टर है और ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो आर ए वेक्टर ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, इट इज आर बी एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस जेड बी के कैप। ये इनका पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया। अब अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस आर मतलब है ए बी वेक्टर, ये पार्टिकल ए है, यहाँ पे पार्टिकल बी है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर प्लस जेड ए माइनस जेड बी का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, ये डिस्टेंस भी पता चल गया, ठीक है। और अगर ये वेक्टर चाहिए अभी, अब हम फोर्सेस देखते हैं यहाँ पे भाई। देखो ए पे फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है। हमें अगर इस फोर्स को पूरा वेक्टर फॉर्म पे कैलकुलेट करना है, तो वेक्टर फॉर्म पे कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी, लिखोगे क्या यहाँ पे, फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड, और फिर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पुट करना। तो ए पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, ए पे फोर्स लग रहा है बी की तरफ, ए पे फोर्स किधर लग रहा है, बी की तरफ। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आएगा, ए से बी की तरफ का यूनिट वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ले लोगे ए बी कैप, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर निकालना, तो वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। मतलब ये ए बी वेक्टर है, तो आप इसमें फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड ले लो, और ये बन जाएगा तुम्हारा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज स्टिल आर के इक्वल, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया जी एम वन एम ए इंटू एम बी
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इनटू ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड फिर से कितना हो गया, आर हो गया। तो ओवरऑल इट इज जी एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू डायरेक्ट क्या निकाल दोगे, ए बी वेक्टर, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी। एंड सिमिलरली फोर्स ऑन बी बाय ए अगर कैलकुलेट करना तो आपको दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपने ए पे कैलकुलेशन किया, बस वहां पे माइनस साइन लगा दो, तो फोर्स ऑन बी बाय ए भी कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर आपको माइनस साइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप वेक्टर को पलट दो, तो इट इज जी एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ध्यान दो वेक्टर फॉर्म पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ गया जब वेक्टर लिख रहे हो, आर स्क्वायर रहेगा जब आप यूनिट वेक्टर लिखते हो। तो यूनिट वेक्टर अगर लिख रहे हो तो आर स्क्वायर का फॉर्म है, और अगर पूरा वेक्टर बना दे रहा है तो फिर आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर लिखते हैं जैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो इट इज जी एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और फिर ए बी कैप। तो अगर यूनिट वेक्टर लिख रहा है तो सिंपल यहाँ पे आर स्क्वायर है, और अगर इसको वेक्टर बना दोगे तो फिर ये आर क्यूब बन जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है ग्रेविटेशनल फोर्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, इस पेज पे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी Yes, से। sir. नेक्स्ट है फिर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए। यहाँ पे सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस नहीं, हम दो ही कोऑर्डिनेट में यहाँ पे इसके कैलकुलेशन करते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे ए, इसका मास है 5 kg, कोऑर्डिनेट है इसके 4,1,4, और ये पार्टिकल बी है, इसका मास है mv इज इक्वल टू 100 kg, और इसके कोऑर्डिनेट है 5,1, x भी मीटर में है और y भी मीटर में। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये बना दिया मैंने यहाँ पे कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बाय बी। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हमको ए पर बी के कारण इस फॉर्म पे। तो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर चाहिए। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आर। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। दिस डिस्टेंस इज वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, मतलब 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, एंड सॉल्व करने पे ये आ गया 5 मीटर। ठीक है, ये बचेगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। अब आप ए बी वेक्टर भी कैलकुलेट कर लो, तो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर आएगा 5i कैप प्लस j कैप, और ए का पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 4j कैप, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज 4i कैप माइनस 3j कैप। ये ए बी का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आप क्या कैलकुलेट कर लो,
फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, तो इट इज जी एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो g की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू, एक का मास 5 केजी और दूसरे का मास है 100 केजी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का, कैलकुलेट करने पे आ गया ये 5 मीटर, यहां से ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। सो इट इज 5 मीटर का होल स्क्वायर, केजी स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, एक 5 से एक 5 कैंसिल, मीटर से मीटर स्क्वायर। सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर, ये दो जीरो कम कर दोगे, -9 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5। तो इतना मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आया अभी सिर्फ, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है ये वेक्टर फॉर्म पे कैसा लग रहा है। दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी एंड इट इज फोर्स ऑन बी बाय ए, वेक्टर फॉर्म पे हमको चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको अब यूनिट वेक्टर भी चाहिए यहाँ पे, तो फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी इंटू ए बी कैप। ए बी कैप क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, इसलिए ए बी कैप। और इट इज फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड, ए बी कैप आ जाएगा वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। आप इस तरह से कैलकुलेट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, देखो मैग्नीट्यूड ये निकाल लियो 6.67 10 टू द पावर -9 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 इनटू ए बी वेक्टर, इट इज 4i कैप माइनस 3j कैप होल डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है यहाँ पे 5 के इक्वल है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, तो फोर्स ऑन a by b वेक्टर फॉर्म पे इट इज 6.67 10 टू द पावर -9 अपॉन 25 into 4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन इज द वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है इसका, ठीक है। और सिमिलरली अगर फोर्स ऑन बी बाय ए कैलकुलेट करना है तो बस सामने क्या करना पड़ेगा, हमको एक माइनस का साइन और डालना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन कुछ और आगे के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। Yes, sir. अगले पेज पे जाते, पेज नंबर 5 पे नाउ पेज नंबर 5। अब क्वेश्चन करने के पहले, आगे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके पहले, अगर मान लो एक सर्कल हमने बना दिया है यहाँ पे, ये एक सर्कल है जिसमें ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, ये रेडियस हमें फाइंड आउट करना है कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, ठीक है। तो आप इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो, ये 30 डिग्री का एंगल है और इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दो। देखो सेंटर कहाँ पे होता है, सेंट्रॉइड पे होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो मीडियंस होती हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, तो ये a/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a/2। तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, cos 30 इट इज √3/2 और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया a/2 एंड हाइपोटेन्यूज कितना आ गया यहाँ पे r के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड a है, तो फिर इसकी रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी या डायमीटर किसके इक्वल आएगा, तो जो डायमीटर आएगा इसका वो डायगोनल के इक्वल रहेगा, ये है ना, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, तो डायगोनल इज √2a
और अगर आप इसकी रेडियस देखोगे तो रेडियस इज √2a/2 का आधा, है ना, ये रेडियस आएगी यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक ज्योमेट्री ध्यान में रखना। अभी मैं क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए। और ये कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ले रहे हैं। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे तीन फोर्सेस लग रहा है, ए बी और सी। ओ सॉरी, तीन पार्टिकल रखे, ए बी सी, तीन वर्टेक्स हो गए। यहाँ पे पार्टिकल एम, यहाँ पे पार्टिकल एम, यहाँ पे पार्टिकल एम। सपोज इट इज m1, इट इज m3 एंड इट इज m2। वर्टेक्स ए पे जो पार्टिकल है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ए को बी अपनी तरफ पुल कर रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी। ऐसे ए को सी अपनी तरफ पुल कर रहा है, फोर्स ऑन ए बाय सी। एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे? 60 डिग्री का एंगल है। तो ए पर नेट फोर्स कितना हो गया? तो फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड एंड फोर्स ऑन ए बाय सी का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, क्योंकि मास सेम है। और फार्मूला क्या हो जाएगा? G इंटू एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। डिस्टेंस हो गया ए। आप फार्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे? G एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आर ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे ए और सी के लिए G एम बी एम ए एम सी डिवाइडेड बाय आर ए सी का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू G एम एम अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। और सपोज इस मैग्नीट्यूड को मैंने कितने से डिनोट कर दिया? यहाँ पे F0 से इसको मैंने डिनोट कर दिया कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, यहाँ पे सेम है। अब कुछ वेक्टर की जो कॉन्सेप्ट थी, अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे लगे और F1 और F2, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये डायरेक्ट आप किसके बराबर लिखते हो? √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर लिखते हो। और अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, कि जैसे भाई यहाँ पे इफ F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है एंड सपोज इट इज F0, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? √2 टाइम्स F0 हो जाएगा ये, ठीक है। √2 टाइम्स F0 हो गया यहाँ पे। और अगर मान लो 60 डिग्री के एंगल पे ये है F1 एक और ये है F2 और ये इनके बीच में थीटा डिग्री का एंगल है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स लिखते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर लिखेंगे? यहाँ पे फार्मूला जाएगा F इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F2 cos थीटा। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में। और इफ F1 इक्वल्स टू F2 ले लूं मैं एंड इट इज इक्वल्स टू F, और थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री ले लूं तो ये F डायरेक्ट √3F0 बचेगा। तो आगे से याद रखो, अगर दो फोर्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा और फार्मूला क्या होगा? √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और अगर थीटा डिग्री का एंगल है तो फिर फार्मूला क्या होगा? रिजल्टेंट का √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2√F1 F2 इंटू cos थीटा। और अगर 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे तो डायरेक्ट रिजल्टेंट √3F लिख दो। 90 डिग्री का एंगल है तो डायरेक्ट रिजल्टेंट √2F लिख दो। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी पहले सीखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये दो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका सेम आ गया यहाँ पर, ये वाले फोर्स की वैल्यू भी कितनी है? F0 है, और ये वाले फोर्स की वैल्यू भी कितनी है? यहाँ पे F0 है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीधा सीधा ये आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट दिस इज इक्वल्स टू √2F0। ये ए पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये कैलकुलेट हो गया इतना भाई, यहाँ पे ए वर्टेक्स पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, √2f0 के बराबर लग रहा है, और f0 की वैल्यू कितनी है, gmm/a² के बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा आगे मैं बताने वाला हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बेटा? सर हमने अज्यूम किया ना कि F0 मतलब F दोनों फोर्स इक्वल है। अज्यूम नहीं किया है, यहाँ पे देख, ये इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसलिए अगर इस ये वाला निकालोगे FAB तो भी फार्मूला gmm/a² है। अगर तुम फोर्स ऑन A/C निकालोगे उसका फार्मूला भी यही आ रहा है। F0 अपन ने अज्यूम कर लिया कि F0 से लिख दे रहे हैं अपन, बट फार्मूला gmm/a² सब दोनों के लिए बन रहा है ना? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब मैं यहाँ पे आगे की कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं इस पे। पेज नंबर 6 में, अगर ये म्यूचुअल, ये जो पार्टिकल्स हैं ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में अगर घूमने लगे, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगे तो इनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी? तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर लिए, यहाँ पे ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स बी है, डिस्टेंस इनका ए हो गया, ठीक है। ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में घूमने लगे विद द सेम ऑर्बिटल स्पीड, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा मेंटेन रहेगा, और ये इस तरह से घूमने लगे, क्लॉकवाइज भी लिख सकते थे, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगे, यहाँ पर ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है ये किसके बराबर आएगी? तो इफ पार्टिकल्स आर revolving in a circular path, due to their mutual attractive force, के कारण ये ऐसे घूमने लगे, तो ये ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करना, देखो जब भी सर्कुलर पाथ में मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है इसमें लगने वाला नेट फोर्स, इसके कारण इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा। ऐसे इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ऐसे इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो आगे का कैलकुलेशन बहुत आसान है हमारे लिए, क्या है कि भाई अगर हम ए पे नेट फोर्स निकालेंगे तो ए का नेट फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मास ऑफ ए एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ए पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है? इट इज √2f0 और ये m इंटू v0² डिवाइडेड बाय r। r क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और रेडियस किसके इक्वल आ गए थे यहाँ पे? इट इज cos 30 a/2 अपॉन r इक्वल्स टू √3/2, 2 कैंसिल हो गया। सो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज a/√3। कैलकुलेशन अब कर दें, √3 gm² अपॉन a², ये वाली इसकी वैल्यू आ गई इक्वल्स टू m, और ये हो गया यहाँ पे v0² डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है a/√3। तो इस पे देखो कुछ टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं, नहीं ये √2 नहीं है बेटा, ये √3f आएगा। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो √3f बनते हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, इट इज √3f है नॉट √2। √2 फैक्टर कब आएगा? 90 डिग्री के एंगल पे √2 फैक्टर है, और 60 डिग्री के एंगल पे √3 फैक्टर होता है। तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा, एक ए से एक ही कट जाएगा, एक मास से एक मास कट गया। तो ऑर्बिटल स्पीड विल बी गिवन बाय, देखो यहाँ पे क्या बचेगा? gm,
अपॉन कितना बचा a, और पूरे के टर्म पे क्या लग गया रूट। तो ये इतनी ऑर्बिटल स्पीड से क्या होंगे, सर्कुलर पाथ में घूमने लगेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर दिए, बल्कि 2-3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए। एक तो वेक्टर मेथड की कॉन्सेप्ट लग गई, वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर लग गया। फिर वर्टेक्स ए पे नेट फोर्स निकालने के लिए आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर ली, भाई ए पे नेट फोर्स कितना है। उसके बाद फिर वहां और हमने एडिशनल बढ़ा दिए क्वेश्चन को कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लगे तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, कैसे निकालोगे। तो ये मेथड हो गई कैलकुलेशन की, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, हो गया। यस सर। अब ऐसे जैसे हमने ये 3 पार्टिकल निकाले इक्विलैटरल ट्रायंगल में थे, अगर मान लो ये पार्टिकल कहां पे हो जाए, स्क्वायर में आ जाए, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। अगर ये स्क्वायर में और सेम क्वेश्चन हम ले लें कि ए पे नेट फोर्स कितना है, और अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगे तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। Now this is page number 7. अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन स्क्वायर के लिए रिपीट कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा, ये वर्टेक्स हो गई ए, मतलब साइड हो गई ए, ये वर्टेक्स हो गई ए, ये वर्टेक्स बी जिसपे मास m रखा हुआ, ये वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स हो गई डी। सभी पे इक्वल मास हमने रख दिया m n n, सभी पे इक्वल मास रखे। अब ए पर नेट फोर्स कैसे निकालना है, तो ए पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो 3 फोर्स आ रहे हैं ए पे। एक इसके कारण आ रहा है फोर्स ऑन ए बाय बी, ये वर्टेक्स बी है, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय डी, और एक ये वाला फोर्स भी हो गया, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय सी। 3 फोर्स लग रहे हैं जिसमें दो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए बाय डी का मैग्नीट्यूड सेम है, जी एम एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। लेकिन ए और सी का जो डिस्टेंस आएगा वो √2 आएगा, दिस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो फोर्स ऑन ए बाय सी का मैग्नीट्यूड ये कितना रहेगा यहाँ पे, जी एम एम अपॉन √2a का होल स्क्वायर, सो इट इज जी एम एम डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसका आधा है। तो अगर मैं इसको कितना लिख दूं यहाँ पे एफ नॉट लिख दूं तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ नॉट बाई 2 आ जाएगी, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखो दो फोर्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ये भी एफ नॉट है, ये भी एफ नॉट है, एंगल 90 डिग्री का, ये पॉइंट ए है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, हमें कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इट इज √2 एफ नॉट हो गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, मतलब √2 एफ नॉट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब एक और फोर्स था फोर्स ऑन ए बाय सी, तो ए बाय सी भी इधर ही लग रहा था, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय सी, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। ए बाय सी की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट बाई 2 है। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स आएगा ए पे वो ऐसा कुछ आ गया, सो दिस इज नेट फोर्स ऑन ए, ये किसके बराबर बन गया यहाँ पे, √2 एफ नॉट प्लस एफ नॉट बाई 2, एफ नॉट को कॉमन ले लो, √2 प्लस 1/2, ये नेट फोर्स आ गया किस पे, ए पर, ये ए पर नेट फोर्स है। अब एफ नॉट की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो दिस इज जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2, दिस इज द नेट फोर्स। अब यहाँ पर भी अगर ये म्यूचुअल
अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगे ये चारों पार्टिकल, तो इनकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ जाएगी? ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, चारों की ऑर्बिटल स्पीड सेम रहेगी क्योंकि मास यहाँ पे सेम है। तो अगर ये म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूमने लगे तो इनकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी आएगी? क्या करना है आपको? किसी एक पे नेट फोर्स देखना है और ये इस पे लगने वाला नेट फोर्स है, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गई रेडियस, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायगोनल। तो फार्मूला क्या जाएगा? ए पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दो। तो ए पे नेट फोर्स कितना हो गया? इट इज जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एम ए इंटू कितना? वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और आर की वैल्यू यहाँ पे डायगोनल का आधा है। वैल्यू पुट करके क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो, कैलकुलेट कर दो, हो गया, आंसर निकल गया इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन से दो तीन चीजें कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट हो गया? हेलो? यस सर। अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 8 पे, छोटा सा एक और क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं इस पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन जी। यहाँ पे भी मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है, जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल रख दी, इसका मास m है, ये g पे रख देता हूं। यहाँ पे तीन पार्टिकल और रख दिए, तीनों वर्टेक्स पे, a b और c वर्टेक्स पे। तीनों वर्टेक्स पे कैपिटल M मास के पार्टिकल रखे हमने। तो G पर जो पार्टिकल रखा है स्मॉल m मास का, उस पे नेट फोर्स कितना है? हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है। देखो, तो इस पार्टिकल को C अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑन G बाय C, इसको ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, फोर्स ऑन G बाय B, और इसको ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, फोर्स ऑन G बाय A। तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, फोर्स ऑन G बाय A, फोर्स ऑन G बाय B, फोर्स ऑन G बाय C, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कितना जाएगा? R स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे? सॉरी, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज A, और ये डिस्टेंस है R, और R की वैल्यू अभी निकालने की जरूरत नहीं, इट इज A बाई √3, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये आ जाएगा R बाई √3। तो मैग्नीट्यूड तीनों के सेम है, मतलब इस पॉइंट पर G पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। सपोज इसको मैंने F0 लिख दिया, और एंगल कितने कितने डिग्री का है? एंगल तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पे G पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन G अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो सभी का, तीनों का वेक्टर सम हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो ध्यान रखो, अगर दो फोर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? 0 रहेगा हमेशा। तीन फोर्स लगे एक ही पॉइंट पे और तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का लगे और मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है, तो भी रिजल्टेंट कैसा मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा।
इसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक लाइन ले लो ऐसी, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस पे f नॉट है, ये आधा एंगल 60 डिग्री का, इधर का आधा एंगल 60 डिग्री का। तो इसको रिजॉल्व कर दोगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे f नॉट cos 60, ऐसे ये वाले का इधर का आ जाएगा आपका f नॉट cos 60, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f नॉट sin 60, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा f नॉट sin 60। तो f नॉट sin 60 कैंसिल हो गए, ये वाले डायरेक्शन पे ऊपर f नॉट है और f नॉट cos 60 मतलब f नॉट बाई 2, और ये भी कितना हो गया f नॉट बाई 2, f नॉट बाई 2, f नॉट बाई 2। तो देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो आप आगे से फ्यूचर में आप डायरेक्ट याद रखो, इधर पे f नॉट है और दो फोर्स इधर पे आपके कौन कौन से हो गए, f नॉट बाई 2 प्लस f नॉट बाई 2 कैंसिल हो गए ना यहाँ पे। और इस साइड पे देखोगे f नॉट √3/2 और इस साइड पे भी f नॉट √3/2। तो x डायरेक्शन के फोर्सेस भी कैंसिल हो गए और y के भी कैंसिल हो गए, नेट कितना आया 0। तो आगे फ्यूचर में याद रखो, अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के लगे और उनके बीच में एंगल अगर 120 डिग्री का, ये एक ही प्लेन पे है, प्लेन ऐसा नहीं करना, मतलब इस तरह से नहीं इमेजिन करना हमें, ये ऐसा, ये नहीं, इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, एक ही प्लेन पे होना चाहिए। एक ही प्लेन पे तीन फोर्स लग रहे हैं और 120 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट।